हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नवंबर महीने की क्रॉनिकल मैगजीन की करेंट अफेयर प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा। क्रॉनिकल मैगजीन में प्रत्येक महीने की अगर आप मैगजीन पढ़ते होंगे तो प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स जो देखेंगे वह पीसीएस विशेष करेंट अफेयर न्यूज बुलेट्स के नाम से पब्लिश होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस खंड में ऐसे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे सभी राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नवंबर महीने की क्रॉनिकल मैगजीन से रिलेटेड प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश है कि लास्ट के जो 2-3 महीने जहां से ज्यादा सवाल प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, तो उनको कवर कर दिया जाए। तो प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स मैं डिस्कस कर चुका हूं, आज हम लोग क्रॉनिकल को डिस्कस करेंगे। तो क्रॉनिकल में सबसे पहले हम लोग नेशनल करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला है और बहुत महत्वपूर्ण है, नागालैंड के 3 जिलों में इनर लाइन परमिट का कार्यान्वयन किया गया है। आपको जानना है कि इनर लाइन परमिट क्या है। इनर लाइन जो परमिट है वह भारत में किस कानून के द्वारा इसे क्रियान्वित किया गया है और इसे किन किन राज्यों में लागू किया गया है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है इनर लाइन परमिट। क्यों चर्चा में रहा, तो हाल ही में 11 सितंबर 2024 को नागालैंड राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा वहां नागालैंड के 3 जिलों चुमौकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि नागालैंड सरकार के द्वारा वहां के 3 जिलों में इनर लाइन परमिट के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की गई है। अब सवाल है कि इनर लाइन परमिट क्या है। तो इनर लाइन परमिट जो है वह सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। ठीक है, जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण राज्य, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी संवेदनशील हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर वहां से क्रॉस करता है या फिर जनजातीय समुदाय वहां पे अधिक संख्या में रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में भारतीय अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार के द्वारा इनर लाइन परमिट जारी की जाती है। जैसे विदेश में आप जाते हैं तो आपके परमिट होनी चाहिए, ठीक है, वीजा होनी चाहिए। उसी प्रकार से भारत के अंतर्गत अगर आप कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में जाते हैं तो उसके लिए आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, और यह जो परमिशन होता है वही इनर लाइन परमिट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनर लाइन परमिट क्या है, तो सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट आवागमन को विनियमित करना है। इसकी उत्पत्ति कब इससे क्रियान्वित किया गया, किस कानून के तहत, तो 1873 के बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वर्तमान समय में किन किन राज्यों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इनर लाइन परमिट। हाल ही में नागालैंड के 3 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया गया है और इसकी उत्पत्ति 1873 के बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन से मानी जाती है। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण रहा इनर लाइन परमिट। अगला है निवारक निरोध मामलों में बंदियों के अधिकार। ठीक है, यानी कि निवारक निरोध मामले के तहत जिसे बंदी बनाया जाता है, कैदी बना गिरफ्तारी की जाती है, उसके अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग इतना जान लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाल ही में चर्चा में रहा जसीला साजी बनाम भारत संघ मामला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप बताएंगे निवारक निरोध से संबंधित है। ठीक है, तो केवल इतना जान लेना है। एक और आप याद रखिए कि निवारक निरोध से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किए गए हैं, तो आर्टिकल 22 के डिफरेंट क्लॉज में निवारक निरोध संबंधी प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, तो बस इसके तहत यही 2 चीज आपको जानना है। स्पेशली इस वाद का नाम आप लोग याद रखेंगे, जसीला साजी बनाम भारत संघ मामला 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, किससे संबंधित है, तो निवारक निरोध मामलों में कैदियों के अधिकार से संबंधित है। अगला है पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित किया गया। अभी हमने प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस किया था, उसमें भी बताया था कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा घोषणा की गई, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा घोषणा की गई, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसी में और एक दो पॉइंट है कि यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री विजयपुरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। पोर्ट ब्लेयर यानी कि नया जो नाम हुआ श्री विजयपुरम, वह स्थान है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था और यहां पर सेलुलर जेल भी अवस्थित है। ठीक है, तो हो गया श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम। अगला है विश्व शांति बुद्ध विहार का लोकार्पण। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। काफी महत्वपूर्ण है। विश्व शांति बुद्ध विहार का लोकार्पण कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की है। उदगीर का जो विहार है वह कर्नाटक के कलबुर्गी के बुद्ध विहार की प्रतिकृति यानी कि कॉपी मानी जाती है। इस विहार का निर्माण 1 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, विश्व शांति बुद्ध विहार का लोकार्पण महाराष्ट्र के लातूर जिले में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ऑपरेशन चक्र 3। ऑपरेशन चक्र 3 क्या है? तो यह सीबीआई के द्वारा एफबीआई के सहयोग से चला गया। एफबीआई यानी कि जो अमेरिका की, जिस प्रकार से भारत की एजेंसी है सीबीआई, उसी प्रकार से अमेरिका की एजेंसी है एफबीआई। ठीक है, तो यह ऑपरेशन अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के साथ निकट समन्वय के माध्यम से इसे पूरा किया गया है। अब सवाल है कि आखिर ऑपरेशन चक्र है क्या? तो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 3 के माध्यम से एक आभासी संपत्ति और बुलियन समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है ऑपरेशन चक्र 3। साइबर जो अपराध नेटवर्क है उसको भंडाफोड़ करने का कार्य सीबीआई के द्वारा किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद ली गई जैसे एफबीआई है। और इसके लिए आप देखेंगे कि ऑपरेशन चक्र जो है 2022 में सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। इंटरपोल के द्वारा इसे सहायता प्रदान की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि संगठित जो साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क है उसको मुकाबला किया जाए और उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। तो ऑपरेशन चक्र 3 सीबीआई के द्वारा चलाया गया है साइबर अपराध के खिलाफ। अगला है लोकपाल के द्वारा जांच विंग की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि भारत में देखेंगे तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ईस्वी में आया था और उसके 10 वर्ष के बाद जांच विंग की स्थापना की गई है। आप इसी से समझिए कि भारत में किस प्रकार से कैसे इफेक्टिव होगा लोकपाल जब 10 साल तक जांच विंग ही गठित नहीं की जाएगी। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। हाल ही में भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक जांच विंग की स्थापना की है। इस जांच विंग का उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दंडनीय किसी लोक सेवक के द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रारंभिक जांच करना है। इसके द्वारा 60 दिनों के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट लोकपाल को प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, अब आइए लोकपाल कानून से संबंधित एक लाइन देख लेते हैं। 2013 ईस्वी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया था। इसका मुख्य उद्देश्य मकसद लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना और मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल की स्थापना करना था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब लाया गया? 2013 ईस्वी में। हाल ही में 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत एक जांच विंग का गठन किया गया। 60 दिन के अंदर वो जांच करेगा और रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां पे किया गया? 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक गोवा में किया गया है। कब? 12 से 13 सितंबर 2024 ईस्वी को। ठीक है, इसमें समुद्री क्षेत्र से संबंधित जितने महत्वपूर्ण चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस पर इसमें विचार विमर्श किया गया और उस पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारतीय समुद्री केंद्र नामक एक नीति थिंक टैंक की शुरुआत की गई। एक पॉलिसी थिंक टैंक, जैसे नीति आयोग है ना, उसी प्रकार से एक थिंक टैंक बॉडी की स्थापना की गई और उसका नाम है भारतीय समुद्री केंद्र। इसका क्या उद्देश्य है गठन का? तो भारत के समुद्री क्षेत्रों में नवाचार, ज्ञान साझा करने और रणनीतिक योजना को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला आइए, डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक। डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक कहां पर? नई दिल्ली में की गई है। COP9 ब्यूरो की नई दिल्ली में खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक
और निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक आयोजित की गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस बैठक में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए डोपिंग रोधी निष्पक्ष खेल व्यवहारों के विकास और खेल में अखंडता के सिद्धांत को बनाए रखने में वैश्विक सहयोग से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, नाडा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 को भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तहत की गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक। अगला है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को मंजूरी प्रदान की है। आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई, तो आप क्या बताएंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। इसे 1 जनवरी 2005 से EPFO की केंद्रीकृत IT सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। अगले चरण में CPPS आधार आधारित भुगतान प्रणाली में सुचारू परिवर्तन को सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो अब सवाल है कि CPPS क्या है, तो एक राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली है जिसमें पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण है मिशन मौसम। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कई सारे स्कीम, चाहे वह PM ड्राइव को आप देखें, मिशन मौसम को देखें, तो उसमें मंजूरी प्रदान की गई है। तो मिशन मौसम काफी महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा आगामी 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट किया जाएगा मिशन मौसम पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और क्षमता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। मिशन मौसम का क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत उन्नत अवलोकन प्रणाली, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत किया जाएगा मिशन मौसम के तहत। तो आगामी 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला काफी महत्वपूर्ण है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, फसाई के द्वारा। फसाई का पूरा नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। अगर आपसे पूछेगा तो टॉप रैंक पर कौन है, तो केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि पहले नंबर पे कौन है, केरला टॉप नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक पहले नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है J&K। अगर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड को विशेष मान्यता प्रदान की गई है क्योंकि इसने विगत वर्ष की तुलना में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने में समग्र प्रगति दर्शाई है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फसाई के द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 स्टेट का नाम आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय खत्म हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं आर्थिकी की ओर, यानी कि इकोनॉमिक सेक्शन की ओर। विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम जो है बेसिकली कर सुधार से संबंधित है, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। वित्त मंत्रालय के द्वारा सुधार जारी किया गया 19 सितंबर 2024 ईस्वी को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आयकर विवाद का समाधान करना। हमने बताया ना कि विवाद से विश्वास योजना जो है कर सुधार से संबंधित है। इनकम टैक्स को लेकर जो विवाद है उनका समाधान करना है। इसके तहत करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, मुकदमेबाजी को कम करने और सरकारी राजस्व में वृद्धि करने पर बल दिया जाएगा। तो यह विवाद से विश्वास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, मंत्रालय का नाम आप लोग याद रखेंगे। हमने क्या बताया, वित्त मंत्रालय। अगला है महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्र पार्क। देखिए, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, PM मित्र पार्क अगर देखेंगे तो भारत सरकार के द्वारा 2021 ईस्वी में 5 वर्षों के लिए समय अवधि है इसकी, 5 नहीं 6 वर्षों के लिए इसकी समय अवधि है 2021-22 वित्तीय वर्ष से लेकर 27-28 तक। तो प्रधानमंत्री के द्वारा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 PM मित्र पार्क की आधारशिला 2011 ईस्वी में रखी गई है। 7 राज्य में 7 PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे, उनमें से एक महाराष्ट्र के अमरावती में है। ठीक है, तो 7 कौन कौन से राज्य में होंगे, मैं राज्य का नाम बता दे रहा हूं, यहां पर नहीं लिखा हुआ है। एक राज्य है तमिलनाडु, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना है,
तेलंगाना के बाद अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा गुजरात भी है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 राज्य हैं जहां पर इन सारे राज्यों में एक एक पीएम मित्र पार्क स्थापित की जाएगी। पीएम मित्र पार्क उसी के तहत जो हमने महाराष्ट्र बताया यहाँ पे, तो उसी महाराष्ट्र के अमरावती में हाल ही में नींव रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। 2021 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। इसकी समय अवधि 2021-22 से 27-28 तक के लिए है। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है, ठीक है। तो पीएम मित्र पार्क बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ स्कीम में अगर आप देखेंगे तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान हो गया या फिर मित्र पार्क योजना हो गया। हाल ही के दिनों में इस बार बजट में जो योजनाएं घोषणा की गई है, तो 2-3 साल का करेंट अफेयर के तहत जो महत्वपूर्ण स्कीम है उसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगला है सारथी ऐप। हाल ही में 11 सितंबर 2024 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने भाषिनी के सहयोग से ई कॉमर्स को समावेशी बनाने के लिए सारथी संदर्भ ऐप को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन के तहत भाषिनी का उद्देश्य 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी अनुवाद सेवाएं प्रदान करना है। सारथी ऐप का उद्देश्य बहुभाषी सुविधाओं वाले क्रेता ऐप बनाने में व्यवसायों की सहायता करना है। तो सारथी ऐप क्यों लॉन्च किया गया? तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है बहुभाषी सुविधाओं वाले जो क्रेता ऐप बनाने में व्यवसायों की सहायता करना है। यह ऐप जो है प्रारंभ में अंग्रेजी में, हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल भाषाओं का समर्थन करेगा और धीरे धीरे 22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं वह इससे जुड़ती चली जाएंगी। तो यह महत्वपूर्ण है सारथी ऐप। तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया होगा? अंदाजा लगाइए। तूतीकोरन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो प्रधानमंत्री के द्वारा तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। यह बेसिकली तूतीकोरन में बीओ चिदम्बरनार जो बंदरगाह है उसी का एक हिस्सा है तूतीकोरन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं जानना है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता में सुधार के लिए म्यूचुअल फंडों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने और बेचने की अनुमति प्रदान की है। अब सवाल है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है क्या? तो CDS जिसका शॉर्ट नेम है, यह एक वित्तीय व्युत्पन्न है जो निवेशक को अपने क्रेडिट जोखिम को किसी अन्य निवेशक के साथ बदलने या ऑफसेट करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप महत्वपूर्ण है। अगला है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का संगठन। भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारत के कैग के द्वारा आयोजित 16वें एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का संगठन ASOSAI शॉर्ट नेम सभा के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। किसके द्वारा बैठक बुलाई गई? कैग के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। अब सवाल है कि एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का संगठन क्या है? तो यह सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूहों में से एक है। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। जब स्थापना हुई 11 सदस्य थे, लेकिन अब इस संगठन के वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 48 हो गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश है। अब सवाल उठता है कि तो आखिर पहले नंबर पे कौन है? तो उत्पादन के संदर्भ में अमेरिका प्रथम स्थान पे है और ब्राजील जो है वह दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल C2H5OH इसका केमिकल फार्मूला है। यह एक रंगहीन तरल है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है जो मुख्य रूप से शर्करा के किण्वन से बनती है और इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में अकेले या अन्य ईंधन के साथ संयोजन में, विलायक के रूप में, मादक पेय पदार्थ आदि के लिए भी किया जाता है। अगला है बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ये जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है वह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का एक हिस्सा है, ठीक है। तो दिल्ली प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विकसित बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी एवं आईपी सारथी चैटबॉट का अनावरण किया है। आईपी सारथी चैटबॉट एक डिजिटल सहायक है जिसे बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पंजीकरण प्रक्रिया में उपयोगकर्ताओं को त्वरित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, और ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी देखा जाए तो इसके अंतर्गत सटीक ट्रेडमार्क पहचान के लिए उन्नत एआई एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए सुव्यवस्थित खोज प्रक्रियाओं और ट्रेडमार्क के लिए उन्नत सुरक्षा क्षमताएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला है एबीजीसी XR सेक्टर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एबीजीसी का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सेलेंटेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी दिया। बस इसमें इतना ही जानना है। लेह में क्रिएट सेटअप का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो लघु एवं एमएसएमई जो मंत्री हैं जीतन मांझी के द्वारा वर्चुअली माध्यम से उन्होंने लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र क्रिएट का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, फायदे क्या होंगे? तो ग्रामीण औद्योगिकीकरण और उद्यम सृजन को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। क्रिएट के तहत पश्मीना ऊन रोबिंग सुविधा, गुलाब एवं अन्य फूलों से आवश्यक तेल निष्कर्षण हेतु उत्पादन सुविधा के विकास हेतु प्रशिक्षण तथा उपलब्ध फलों एवं अन्य कच्चे माल के जैव प्रसंस्करण हेतु उत्पादन सुविधा के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिएट सेटअप का उद्घाटन हाल ही में एमएसएमई मंत्री जीतन मांझी के द्वारा कहां पर किया गया? तो आप क्या बताएंगे? लेह लद्दाख में किया गया है। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक। हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने आरबीआई के परामर्श से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के तहत आधिकारिक तौर पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी न्यूज में रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसीलिए न्यूज में रहा है कि देखेंगे कि इसकी जो अधिकृत शेयर पूंजी है वह 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपया कर दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आप लोग याद रखेंगे सेबी का गठन कब किया गया है, सॉरी एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन कब किया गया। ठीक है, हाल ही में सेबी ने इसकी अधिकृत जो शेयर पूंजी था वह 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपया कर दिया गया। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। वर्ष 1992 में इसे निगमित किया गया था। 1993 में सेबी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई और 1994 ईस्वी में यह इम्प्लीमेंटेशन इसका पूरा हुआ, यानी कि क्रियान्वयन परिचालन इसका शुरू हो गया। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इन सबको आप लोग याद रखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्तमान समय में देखें तो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगला है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्मा। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्मा हाल ही में लॉन्च किया गया है। 2030 ईस्वी तक $1 ट्रिलियन के व्यापारिक निर्यात और $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्मा से हमें मदद मिलेगी। यह एक एकल खिड़की पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों खास करके एमएसएमई को व्यापार से संबंधित जानकारी तक वास्तविक समय पर पहुंच प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्मा एमएसएमई मंत्रालय, एग्जिम बैंक, वित्तीय सेवा विभाग और विदेश मंत्रालय, इन चारों के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है, तो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्मा भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 ईस्वी तक $1 ट्रिलियन व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य को पहुंचा जाए और $1 ट्रिलियन सेवा निर्यात के लक्ष्य को पहुंचा जाए, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्मा। अगला है समृद्ध का दूसरा समूह लॉन्च किया गया। समृद्ध किसके द्वारा? तो आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा समृद्ध के दूसरा समूह को उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, समृद्ध क्या है? तो समृद्ध राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019 के तहत स्टार्टअप त्वरण के लिए आईटी मिनिस्ट्री का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य संभावित आईटी आधारित स्टार्टअप को चुनने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा और आगामी एक्सेलरेटर्स को समर्थन प्रदान करना है। सकल अस्थायी पूंजी निर्माण। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो अगर देखें सकल स्थिर पूंजी निर्माण तो इसको निवेश भी, इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसे उत्पादित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। आज सवाल है कि उत्पादित परिसंपत्तियां क्या है, तो इसका अंतर्गत केवल वे संपत्तियां शामिल होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें अगर देखेंगे तो भूमि और प्राकृतिक संसाधन की खरीद को छोड़कर अन्य सभी जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित होगा वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो यह हो गया सकल अस्थायी पूंजी निर्माण। चर्चा में रह चुकी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया है कि इसमें गिरावट आने की संभावना है, तो इसका मीनिंग क्या है यह जानना आपको आवश्यक है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक अन्य इकाई को मंजूरी। हमने प्रतियोगिता दर पर शॉर्ट नोट्स में इसे काफी डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट के निर्माण की मंजूरी गुजरात के सानंद में प्रदान की गई है। ठीक है, गुजरात के सानंद में कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड वहां पर स्थापित करेगा। ठीक है, बाकी डिटेल हमने प्रतियोगिता दर पर शॉर्ट नोट्स में बता दिया है, तो एक ही चीज को बार बार डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। अगला है इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल में अगर देखेंगे तो पहला है भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि। आप लोग ध्यान देंगे, द्विपक्षीय निवेश संधि BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, द्विपक्षीय निवेश संधि। तो भारत और उज्बेकिस्तान ने BIT पर हाल ही में अपना हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह एक पारस्परिक समझौता है जो एक राज्य के नागरिकों और कंपनियों के द्वारा दूसरे राज्य में किए गए निवेश को संरक्षण प्रदान करता है। तो आप लोग याद रखेंगे हाल ही में किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए, भारत और उज्बेकिस्तान पर। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक 20-21 सितंबर 2024 ईस्वी को आयोजित की गई। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया, तो वियंतियाने में। चूंकि इसका फाइनल समिट, आसियान का समिट कहां पे हुआ है, लाओस की राजधानी वियंतियाने में, तो वहीं पर इसका आर्थिक मामलों के मंत्रियों का भी सम्मेलन हुआ। भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। चलिए अगला है, काफी महत्वपूर्ण है, जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है। काफी महत्वपूर्ण है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है जॉर्डन। 19 सितंबर 2024 को WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए किसी देश में कुष्ठ रोग के मामले 1/10,000 से भी कम होने चाहिए, यानी कि 10,000 में एक, उससे भी कम होने चाहिए कुष्ठ रोग के मामले। जिस देश में यह अनुपात जो है वह पॉसिबल हो पाएगा, उससे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही रोग की पहचान, इलाज और प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी प्रणालियां भी वहां पर होनी चाहिए। अब जॉर्डन का अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखा जाए तो पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के उत्तर में है। इसके सीमावर्ती देशों में सीरिया, इराक, सऊदी, इजराइल, फिलिस्तीन आदि शामिल हैं। जॉर्डन नदी, मृत सागर और अकावा की खाड़ी सीमावर्ती जल निकाय है। ठीक है, तो जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना, काफी महत्वपूर्ण है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं जफर हसन। ठीक है, तो यह हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, विभिन्न देश को अगर आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री याद करेंगे तो संभव नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। ऑपरेशन सद्भाव, इसे भी हमने प्रतियोगिता दर पर शॉर्ट नोट्स में डिस्कस किया। ऑपरेशन सद्भाव यह इसीलिए चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में लाओस, म्यांमार और वियतनाम, इन तीन देश, ये जो तीन देश हैं, यागी तूफान से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया गया। तो यही है ऑपरेशन सद्भाव। इसका भी हमने डिटेल आपके साथ जो प्रीवियस वीडियो है प्रतियोगिता दर पर शॉर्ट नोट्स, उसमें हमने डिस्कस किया था। इंडस एक्स पहल, इंडस एक्स पहल 9-10 सितंबर 2024 के मध्य कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इंडस एक्स पहल को अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा जून 2023 में लॉन्च किया गया था। तो इंडस एक्स नाम देखिए, INDUS, इंडस एक्स, इंडस IND इंडिया, US USA। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। सैन्य अभ्यास अल नजाह किन दो देशों के बीच, ओमान। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो
ओमान के सलालाह में इसका आयोजन हाल ही में किया गया। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अल नज़ा भारत और ओमान के बीच हालिया मतलब लेटेस्ट कहाँ पे हुआ, तो ओमान के सलालाह में। युद्धाभ्यास 2024 कहाँ पर किन दो देशों के बीच होता है युद्धाभ्यास, तो यह होता है भारत और अमेरिका के बीच। हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, राजस्थान के महादन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हाल ही में किया गया है। 2004 ईस्वी से लगातार भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया जाता रहा है। अगला है वरुण युद्धाभ्यास। वरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच है, भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास है। हाल ही में इसका आयोजन भूमध्य सागर में किया गया है। बस युद्धाभ्यास से संबंधित किन दो देशों के बीच और कहां पर इसका आयोजन किया गया, यही दो चीज आपको याद रखना है। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अगर नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन देखा जाए तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इसकी मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। और इस सम्मेलन के पश्चात दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से कुछ महत्वपूर्ण समझौते को जारी किया गया, यानी कि मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं उसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जारी किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप क्या बताएंगे, नागरिक विमानन से संबंधित, चूंकि वहीं पर दूसरा मंत्री स्तरीय समिट हुआ। तो इसमें यही आपको जानना है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद की संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक, इसे भी हमने डिस्कस किया है प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स नवंबर महीने में कि हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC, ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल खाड़ी सहयोग परिषद, इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग देखेंगे। इससे ज़्यादा डिटेल में GCC के कौन कौन से मेंबर हैं, कब स्थापना की गई, तो प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स में हमने डिस्कस कर दिया। प्रीवियस वीडियो जो है उसे आप लोग जरूर देख लेंगे। तो इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ, केवल इतना जान लीजिए कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारत GCC की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब आइए इन्वायरमेंट से संबंधित इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की राइनो की स्थिति 2024 रिपोर्ट, यानी कि राइनो से संबंधित हम लोग उसकी गणना की गई है, उसका रिपोर्ट हम लोग देखेंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट के अनुसार राइनो की सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर दुनिया भर में 28,000 गैंडे मात्र बचे हैं, 28,000 राइनो बचे हैं। ठीक है, यानी कि जो हालिया समय में गणना की गई है राइनो इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा, उसके अंतर्गत 28,000 गैंडे अभी सर्वे में सामने आया है। 2022 से 23 तक अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में 4% की वृद्धि देखने को मिली है। दक्षिण अफ्रीका में अवैध शिकार के बावजूद सफेद गैंडों की आबादी बढ़ रही है, किंतु बड़े एक सींग वाले गैंडे की संख्या समान बनी रही। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है कृषि वानिकी वन के लिए लुप्त वृक्ष। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा कृषि वानिकी वन के लिए लुप्त वृक्ष एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक कार्यपत्र प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार कुल कृषि भूमि का केवल 17% भाग जो है वह कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है और ये भारत में, और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह वैश्विक औसत 43% से भी कम है। ठीक है, तो इसके अनुसार कुल कृषि भूमि का केवल 17% भाग कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है, जो कि वैश्विक औसत 43% से भी कम है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कृषि वानिकी वन के लिए लुप्त वृक्ष। वन्यजीव आवास विकास 11 सितंबर 2024 को मंत्रिमंडल के द्वारा 2,602 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो वन्यजीव आवास विकास कहने का मतलब है कि वन्यजीवों के रहने के लिए आवास डेवलप किया जाएगा और इसके लिए सरकार के द्वारा 2,602 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर को, प्रोजेक्ट एलिफेंटा सहित कई सारे ऐसे स्कीम है उनको जोड़कर वन्य जीवों के आवास का विकास किया जाएगा। एंजाइम निर्माण से इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार देश में इथेनॉल उत्पादन को समर्थन देने के लिए एंजाइम निर्माण सुविधाएं स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पहला संयंत्र हरियाणा के मानेसर में स्थापित किए जाने की संभावना है। वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन
हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एंड एक्सपो का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एंड एक्सपो का उद्घाटन कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। यह एक वैश्विक मंच है जो अक्षय ऊर्जा के प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एंड एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। समुद्री शैवाल अनुसंधान। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान को समुद्री शैवाल की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो समुद्री शैवाल क्या है? तो समुद्री पौधों और शैवाल की विभिन्न जातियों को समुद्री शैवाल संदर्भित करता है जो महासागर, झील, नदी आदि में उगते हैं। शैवाल को हरे, भूरे और लाल समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। खनिज और विटामिन के लिए काफी भरपूर होते हैं। ठीक है, तो समुद्री शैवाल संगठन हो गया अनुसंधान। अब आइए हम लोग साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में 3-4 बिंदु है, 3-4 में 2 सबसे महत्वपूर्ण है, स्पेशली फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। ठीक है, लास्ट नंबर को हमने पीडी में डिस्कस किया है। सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग, इसको इंग्लिश में देखिए REAIM, रिम समिट। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल AI इन द मिलिट्री डोमेन समिट। इसका आयोजन कहां पर किया गया? दक्षिण कोरिया के सियोल में इसका आयोजन हुआ। आयोजन का मुख्य उद्देश्य था सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग, रेस्पॉन्सिबल यूज को नियंत्रित करना और उसके साथ साथ एक ब्लूप्रिंट तैयार करना ताकि सेना क्षेत्र में AI का यूज कहां पर किया जा सकता है, इससे संबंधित हालिया में बैठक आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई। यह शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। पहले संस्करण का आयोजन 2023 में नीदरलैंड के हेग में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग लास्ट को डिस्कस करते हैं। लास्ट वाला काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन हाल ही में हमने प्रीवियस वीडियोज में ही डिस्कस किया था कि पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक मिशन था जिसमें अमेरिकी अरबपति 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गए थे और निजी तौर पर वहां पर अंतरिक्ष में स्पेस वॉक उन्होंने किया। जो अमेरिकी बिजनेसमैन थे इसाक मैन, उन्होंने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पोलारिस डॉन मिशन, इस पूरा स्कीम को जाना जाता है। पूरा जो मिशन रहा उसे पोलारिस डॉन मिशन के नाम से जाना गया। पहली बार व्यावसायिक स्पेस वॉक यहाँ पे किया गया तथा आधी सदी से भी अधिक समय में पृथ्वी से सबसे अधिक दूर की यात्रा करने के बाद पोलारिस डॉन मिशन के अंतरिक्ष यात्री 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस लौट आई। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो स्पेसएक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी डिटेलिंग वहां से आप प्रीवियस वीडियो पीडी वाले से आप पढ़ लेंगे। इतना आप लोग जान लीजिए। अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो हाल ही में विश्व में पहली बार व्यावसायिक स्पेस वॉक योजना को क्रियान्वित किया गया। योजना का नाम क्या है? तो पोलारिस डॉन मिशन। किसके द्वारा उसे इंप्लीमेंट किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा। कितने यात्री उसमें शामिल थे? तो 3+1, एक जो थे इसाक मैन, वो अमेरिकी बिजनेसमैन मेन यात्री थे, प्लस 3 अन्य यात्री थे, टोटल 4 यात्री थे। ठीक है, तो इसे भी हमने डिस्कस किया पीडी में, तो आप लोग वहां से समझ लेंगे। तो इस प्रकार से नवंबर महीने की जो करेंट अफेयर बुलेट्स होते हैं, न्यूज बुलेट्स, पूरे नवंबर महीने की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, करंट अफेयर, पर्यावरण, ये 5 सेक्शन, तो इसे हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग अच्छे से कंप्लीट करते चलें और अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। लिंक टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, @ISPCS सेंटर। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।